मेरे साथ तो हो चुका है। मैंने एक दो बार स्कंजवी बनाई थी, तो 2 जग और 4-5 गिलास। आवाज नहीं आ रही भाई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ यस सर रही है। हाँ, चलें 5:20 पे शुरू करते हैं। वो 5:20 पे इसलिए शुरू करता हूँ कि असर की नमाज जो है ना, वो फिर पढ़ के सारे शुरू करें। हो गए हैं बल्कि 5:20, तो शुरू करते हैं। कल हमने छोड़ा था शौक से नहीं छोड़ा था, शौक तक किया था, ठीक है। तो आज हम जो है ना वो वहाँ से रिस्टार्ट करेंगे। तो शौक होता क्या है, किसी को पता है? एनीबॉडी वांट टू टेल मी व्हाट इज शौक? बड़ी आवाजें आ रही थी, आप कोई बोल नहीं रहा। हेलो। इम्पेयर्ड परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स जो है ना उसको कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। परफ्यूजन इनएडुकेट होती है, ठीक है। तो शॉक इज बेसिकली द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट और द इनएबिलिटी ऑफ पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट, जो कि टिश्यूज तक परफ्यूजन, हर टिश्यू की परफ्यूजन नहीं कर, इनएडिक्वेट कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता, इसकी वजह से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी नहीं मिलते, ठीक है। इनिशियली शॉक इज रिवर्सिबल, बट अगर ट्रीटमेंट प्रॉम्प्ट या ऑप्टिमम ट्रीटमेंट ना दी जाए तो ये रिवर्सिबल हो सकता है।
इसकी टाइप्स हम पढ़ने लगे हैं और वो ये आपने ध्यान से पढ़नी है। हाइपोवोलेमिक, सबसे पहले हाइपोवोलेमिक नाम से लग रहा है कि वॉल्यूम कम होने की वजह से जो शॉक हुआ है, यानी कि वॉल्यूम कम होने की वजह से जो इनएडिक्वेट परफ्यूजन हो रही है, ठीक है, उसमें हाइपोवोलीमिया किस कॉज की वजह से हो सकता है जी? ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, पेशेंट जो है वो कोई आरटीए के बाद आया है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, ठीक है, पेशेंट को गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है, उसको 15-20 एपिसोड्स लूज मोशन 3-4 दिनों से आ रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना उसका फ्लूइड लॉस हो गया है, डिहाइड्रेटेड हो गया है पेशेंट, उसका इनटेक पुअर है ओवर कुछ मंथ्स। जो पेशेंट्स होते हैं जो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में होते हैं, ठीक है, उनमें वो ओरल इनटेक का जो है ना ध्यान नहीं वो रखा जाता, और घर वाले भी नहीं रखते, तो वो पुअर डिक्रीज ओरल इनटेक, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया हो सकता है। उसके बाद बर्न है, ठीक है, बर्न एक ऐसा बर्न जो है ना वो डिहाइड्रेट कर देता है, पूरे जो बॉडी बॉडी का जो वाटर है ना वो सारा एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, और ड्राई कर देता है लिटरली, ठीक है। और उसमें हम पार्कलैंड फार्मूले से अगर आपको पता हो तो फ्लूइड भी इसलिए देते हैं रिससिटेटिव कि उसमें फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो ये कुछ कॉजेज हैं हाइपोवोलेमिक शॉक की, जिसकी जिसकी वजह से वॉल्यूम डिप्लीशन हम कहते हैं हो जाती है, ठीक है। अब सेंट्रल वीनस प्रेशर इज बेसिकली अ प्रेशर ऑफ सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जो कंबाइंड प्रेशर है ना, जो एक नाम अगर हम दें सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा को कंबाइंड हम कहते हैं सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेनस प्रेशर अगर वॉल्यूम बॉडी का वॉल्यूम ओवरलोड में है, अगर तो बॉडी वॉल्यूम ओवरलोड में है, अगर बॉडी के अंदर इतना फ्लूइड है कि रिटेन हो ही जा रहा है, तो हमें सेंट्रल वेनस प्रेशर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर बॉडी हाइपोवोलीमिया में है तो हमें सेंट्रल वेनस प्रेशर कम मिलेगा। उसके बाद आते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, PCWP। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज बेसिकली राइट एट्रियम का प्रेशर, ठीक है, राइट एट्रियम का जो प्रेशर है उसे पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कहते हैं। वो अगर हाइपोवोलीमिया होगा, राइट एट्रियल प्रेशर ही बेसिकली ऊपर वीना के आवाज में जा रहा है ना, तो अगर CVP कम है तो इसका मतलब है राइट एट्रियल प्रेशर कम है, ठीक है। तो बेसिकली CVP and PCWP it gives us measurement, it gives us the estimation of how much fluid is in the body, और बॉडी क्या रिटेन कर रही है, या बॉडी फ्लूइड डिप्लीटेड है या फ्लूइड ओवरलोड में है। तो ये जो दो मार्कर्स हैं ये हमें बताएंगे। उसके बाद आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट ऑब्वियस सी बात है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। उसके बाद आ जाती है सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, जब भी कार्डियक आउटपुट कम होगा, ठीक है, तो BP का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लड प्रेशर? कार्डियक आउटपुट वाला क्या फार्मूला था BP का? Stroke volume multiplied by heart rate. नो हार्ट रेट, आर्टीरियल प्रेशर का फार्मूला क्या? Cardiac output. कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय Cardiac output का है कि stroke volume multiplied by heart rate. कार्डियक आउटपुट का नहीं, ब्लड प्रेशर का, आर्टीरियल प्रेशर का बताएं। अच्छा, जो BP का फार्मूला हम लेते हैं वो देते हैं कार्डियक आउटपुट इनटू TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कार्डियक आउटपुट या सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, CO इनटू वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये BP का फार्मूला है। मतलब कहने का ये है कि बॉडी ने अगर BP मेंटेन करना है तो कार्डियक आउटपुट और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस का वो मल्टीपल होगा। मिसाल के तौर पे अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो वेसल्स मस्ट कॉन्स्ट्रिक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन BP, ठीक है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, यानी कि सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कंस्ट्रिक्शन से बढ़नी चाहिए BP को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है SVR। उसके बाद सर बीपी का फार्मूला बता दें। BP का फार्मूला है CO
into TPR, CO cardiac output into TPR total peripheral resistance या SVR systemic vascular resistance। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब है वो वाला शॉक जो कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट की इनेट या प्राइमरीली हार्ट की वजह से हो रहा है, हाइपोवोलेमिक वॉल्यूम की वजह से हो रहा था। कार्डियोजेनिक इज बेसिकली कार्डिक ड्रिवन। ठीक है। उसमें ये है कि अगर एमआई हुआ है, पोस्ट एमआई जो है वो वेंट्रिकुलर एलवी जो है उसके नेक्रोसिस हो गई है सेल्स को, मायोसाइट्स को, जिसकी वजह से वीकन हो गया है या कोई एनेरिज्म बन गया है। ठीक है। तो एमआई के बाद उस स्ट्रेंथ के साथ और उसके साथ नहीं करते ना, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं करता हार्ट फिर। ठीक है। जिसकी वजह से वो आगे प्रॉपर कार्डिक आउटपुट डिलीवर नहीं कर सकता एडिक्वेट। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, अगर हार्ट फेलियर में है बॉडी, तो अगर हार्ट फेलियर में ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि बॉडी प्रॉपर कार्डिक आउटपुट को आगे नहीं डिलीवर कर पा रही। ठीक है। कौन हार्ट फेलियर की कल टाइप्स पढ़ी थी, कोई मुझे बताएगा कौन कौन से दो टाइप्स हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसका नाम क्या है? सिस्टोलिक का दूसरा नाम क्या था? आपने सही बताया, लेकिन इसका दूसरा नाम था। डायलेटेड वन। नो 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 नो। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कौन सा है? एफ रेफ। सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक हार्ट। और हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हैफ पेफ, वो कौन सा है? वो डायस्टोलिक। ठीक है। इन दोनों कंडीशंस में हो ये रहा है कि सिस्टोलिक में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही कर रहा और डायस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्ट सही कर रहा है, लेकिन पीछे से ब्लड की फीलिंग नहीं हो रही, इसलिए कम आगे जा रहा है। इन आइदर केसेस देयर विल बी हार्ट फेलियर एंड देयर कैन बी पॉसिबली कार्डियोजेनिक शॉक एज वेल। बॉडी शॉक में जा सकती है। अगला है जी वाल्वुलर डिसफंक्शन। वाल्वुलर कोई जो हमारे वॉल्व्स हैं, अगर उनकी इनसफिशिएंसी है, रिगर्जिटेशन होना शुरू हो जाएगी। अगर माइट्रल वाल्व का कोई या स्टेनोसिस है, ठीक है, तो वो सारे नॉर्मल जो मैकेनिज्म है उसको इम्पेयर करेगी, जिसकी वजह से आगे ब्लड प्रॉपरली एडिक्वेटली नहीं पहुंच सकेगा। ठीक है। या अगर कोई एरिथमिया, ऑब्वियस सी बात है, एरिथमिया में क्या ही कार्डियक आउटपुट मेंटेन होना है, ब्लड हार्ट सही पंप नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है। तो बेसिकली कार्डियोजेनिक शॉक इन इज लेफ्ट हार्ट डिसफंक्शन इन सिंपल टर्म्स। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, एलवी डिसफंक्शन, सीधी सी बात है। ठीक है। उसकी वजह से पेरिफेरीज को ब्लड नहीं पहुंचेगा, इसलिए पहले वो वार्म थी, वो नहीं रहेंगी, वार्म कोल्ड हो जाएंगी, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाएगी। जब भी कोल्ड क्लैमी स्किन आप देखें, ठीक है, आपके पास पेशेंट प्रेजेंट हो, ड्राउजी हो, अल्टर्ड हो, पेशेंट की पल्स आप अगर सबसे पहले पकड़ें, वो अगर फीबल हो या ना आ रही हो, उसके बाद पेशेंट की टांगे पकड़ें, कोल्ड क्लैमी हो, ठीक है, तो 90% चांस है कि ये जो है ना, ये शॉक है। ठीक है। उसके बाद आप बीपी लें, तो बीपी जो है वो 60/40 आए। ठीक है। तो ये कार्डियोजेनिक जो ये शॉक है। अब आगे उसकी टाइप्स हम देख लेंगे कैसे डायग्नोज करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें सीवीपी क्या होगा? हार्ट फेलियर है, तो हार्ट फेलियर में अगर राइट हार्ट फेलियर है, तो मुझे कोई इंटेलिजेंट बच्चा बताए कि राइट हार्ट फेलियर में फ्लूइड ओवरलोड होगा बॉडी में कि फ्लूइड कम होगा, डिप्लीशन होगी? फ्लूइड ओवरलोड होगा। एक्सीलेंट। फ्लूइड ओवरलोड की वजह से सेंट्रल वीनस प्रेशर सीवीपी को क्या होना चाहिए? इंक्रीज होगा। एक्सीलेंट। और पीस पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो राइट एट्रियम का है वो? सर वो भी इंक्रीज। एक्सीलेंट। ठीक है। और कार्डिक आउटपुट कार्डियोजेनिक शॉक में कम जा रहा है आगे कि ज्यादा? कम होगा सर। आउटपुट कम होगा सर। और बीपी को मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी? बड़े इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सर इंक्रीज होगी। भाई दहीन हो गए आप लोगों ने, पूरा टेबल खुद ही सुना दिया। आगे है जी हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का सर? हाँ,
सर उसमें आपने जो अ, ये ऊपर जो एक्सप्लेन किया था वो मुझे समझ में नहीं आया। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का आपने बीच में बोला ना कि रेफ वाली पॉइंट, वो आपने क्यों बोली? वो मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, जिसे हम HFrEF कहते हैं, उसे वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। क्योंकि जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब है कि वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का डिसफंक्शन है, तो अगर उसका डिसफंक्शन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा सही तरीके से, तो आगे इजेक्शन फ्रैक्शन कम ही होगी ना। तो हम इसे कहेंगे हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें सिस्टोलिक मसला है। अगर किसी को डायस्टोलिक मसला है तो कॉन्ट्रैक्शन तो सही हो रही है, रिलैक्सेशन सही नहीं हो रही। इजेक्शन फ्रैक्शन तो ठीक है, 60% ब्लड ही जा रहा है आगे, लेकिन वो फिलिंग पीछे से नहीं हो रही। तो कम ही ब्लड आ रहा है, उसका 60% भी चला जाए तो वो कम ही रहना है ना, तो उसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व्ड है, तो वो हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। समझ आ गई अभी के अभी भी नहीं आई? यस सर, समझ आ गई अब। अच्छा, बताएं मुझे फिर क्या समझ आया। सर इसमें आपने ये समझाया ना कि जो हार्ट फेल्यूर होता है विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, उसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। इट मींस कि ब्लड आ रही है हार्ट में, बट वो बॉडी में पंप नहीं हो रही, नीचे इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस्ड हो रहा है। उसकी वजह से बॉडी के पास ब्लड नहीं जाएगा तो शॉक में जाएगा पेशेंट, और ऊपर ब्लड में जो है और हार्ट में जो है वो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, जो कि फिर पीछे लंग्स के पास चला जाएगा, पल्मोनरी एडिमा और कंजेस्शन हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरा सिस्टोलिक डिसफंक्शन का बता दूं? और दूसरा आपने डायस्टोलिक बताया सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शन हार्ट डायस्टोलिक वाली। हाँ हाँ, डायस्टोलिक। जी जी। उसमें जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होता है, वो प्रिजर्व्ड होता है, फिर क्यों हार्ट क्योंकि फेलियर हार्ट कहते जो हैं है हम? वो। अगर तो इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, सही पंप कर रहा है हार्ट, फिर क्यों हार्ट फेलियर कह रहे हैं हम? सर क्योंकि फिर उसमें जो है वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन है ना, सही तरीके से ब्लड नहीं आ रहा हार्ट में। फील नहीं हो रहा, वो ठीक है। पंप तो भेज तो सही रहा है, बट वो। चलो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चले आगे चलते हैं जी। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो है, उसका मतलब है जी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हार्ट को मिल रही है, जिसकी वजह से वो खुल के नहीं आ रहा, जिसको कहते हैं ना खुल के आ। हार्ट खुल के नहीं आ रहा, मतलब हार्ट को कॉन्स्ट्रिक्शन मिल रही है, कोई कोई उसको जो है ना रेजिस्टेंस मिल रही है कि वो ना सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ना सही तरीके से एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन उनको उसको किस तरीके से मिल सकती है? ठीक है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कार्डिक टेम्पोनार्ड। कार्डिक टेम्पोनार्ड ये होता है कि पेरिकार्डियम में अगर फ्लूइड अकोमुलेट हो जाए, उसकी वजह से वो फ्लूइड हार्ट के मसल को, हार्ट जो पूरा ग्लोबुलर हार्ट है, पूरे हार्ट को जो है ना वो ऊपर से रेजिस्ट प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से हार्ट इज अनेबल टू रिलैक्स। ठीक है। तो वो सही तरीके से रिलैक्स नहीं होगा तो सही तरीके से फीलिंग नहीं होती उसकी, तो इट कैन रिजल्ट इन शॉक। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोई अगर मसला है तो भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। ठीक है। अगर पल्मोनरी जो ट्रंक है उसमें अगर कोई एम्बोलस पड़ा हुआ है, तो हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आगे से रेजिस्टेंस मिलेगी राइट वेंट्रिकल से। ठीक है। आगे जी अगला है जी टेंशन निमोथोरेक्स। टेंशन निमोथोरेक्स से भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। इसका मैकेनिज्म ये है जी के ऑब्वियस सी बात है कि जो इम्पीड हो जाएगा ब्लड फ्लो, और इसमें हम देखेंगे कि सीवीपी। अच्छा, एक दो चीजें हैं जी कि जो टेंशन निमोथोरेक्स और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ना, इसमें ये है जी कि इसमें बॉडी ओवरलोड में जाती है, सीवीपी इज रेज्ड। ठीक है। और इस कार्डियक आउटपुट तो कम होना ही होना है, और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा होनी है। ठीक है। तो
ये सूरत हाल है। कार्डिक टेम्पोनार्ड में ये होता है, कार्डिक टेम्पोनार्ड में भी जो है ना वो हार्ट फेलियर में ही होता है। ठीक है, सीवीपी ज़्यादा होती है, कार्डिक आउटपुट भी कम, जैसे वो आपने पहले बताया, सारा इसमें यही है सीन। बस आपने इसकी टियोलॉजीज याद रखनी है और ये एमसीक्यूज आपको इसके हल हो जाएंगे, आपका कंसेप्ट हो गया आपके। ठीक है, और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें भी बढ़ेगी। जब भी कार्डिक आउटपुट कम होना है, सिर्फ एक कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में, सेप्टिक शॉक, उसमें कार्डिक आउटपुट जो है ना वो रहता ठीक है। वो मैं बताता हूँ मसला कहाँ आता है। ठीक है, तो बाकी सब में जो है ना कार्डिक आउटपुट कम होना है और रेजिस्टेंस बढ़नी है। ठीक है, अच्छा, कार्डिक टेम्पोनार्ड आपको बता दिया है। ये हो सकता है अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक दो तरह के हैं, एक तो सेप्टिक शॉक या एनाफिलेक्टिक शॉक है। किसी को अगर सेप्सिस हो गई है मिसाल के तौर पे, या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो गई है, या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, या किसी को वूंड था, कोई गिरा है उसको वूंड अच्छा खासा बन गया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेप्टिक शॉक सेप्सिस कर सकती हैं। और जो है सेप्सिस से होगा क्या, सेप्सिस होता क्या है बेसिकली, सेप्सिस से होता ये है कि सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है, सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है जी, और जो है एक अगर किसी ने कोई ट्रॉमा सस्टेन किया, अगर कोई आरटीए करा के किया है, जिसमें ईआर में प्रेजेंट किया है, जिससे उसे ब्रेन इंजरी हुई है, सीएनएस इंजरी हुई है, उसकी वजह से भी जो है ना पैरासिम्पैथेटिक अगर स्टिमुलेशन ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है। ठीक है, या अगर आपने देखा हो वेजोवेगल सिंकपी किसी को हो रही हो, कोई ब्लड देख लें, ठीक है, तो वेजोवेगल शॉक किसे कहते हैं वो भी हो सकती है। सीएनएस इंजरी की वजह से अगर पड़ा हुआ है, वेजोवेगल शॉक भी हो सकता है। तो बेसिकली वेजोवेगल सीएनएस इंजरी की वजह से वेजोवेगल शॉक होता है, पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो है सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन की वजह से ब्लड पूल कर जाता है वेसल्स में और वो नहीं पहुंच पाता टिश्यूज पे। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। सर हाँ, सर यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि शायद सिस्टमिक वीनस ऑक्सीजन है, पता नहीं ये SvO2 कुछ लिखा हुआ है। ये तो छोड़ें, ये ये क्या नहीं लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट, नॉट इसको क्लियर इम्पोर्टेंट, कर दें। नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारा कार्डिक टेम्पोनाट। ये आपको अगर ये सारी चीजें पहले वाली पता चल गई हैं तो ये दीज आर एडिक्वेट इनफ टू सॉल्व एमसीक्यूज। वो नहीं आएगा कभी, एमसीक्यूज में नहीं आएगा। कार्डिक टेम्पोनाट, कार्डिक टेम्पोनाट क्या होता है जी, जो हमने पढ़ा है सबसे पहले, अगर तो पहली स्टेज है जी के अगर फर्ज करो किसी को, मैं मिसाल से समझाता हूँ, टीबी हुआ है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन, बहुत देर आर वेरी ब्राइट चांसेस के उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो कहते हैं ट्यूबरकुलस पेरिकार्डियल इफ्यूजन। टीबी हुआ है, उसकी वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से कार्डिक टेम्पोनार्ड होगा। ठीक है, अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो हार्ट पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दे, ठीक है, और पूरे जो हार्ट के सारे चैम्बर्स हैं उस पे इक्वल प्रेशर, मतलब ऐसा है कि ऑल थ्रू आउट पैन जो साइड है ना, सारी साइड उस पे एक ग्लोबुलर हार्ट में नज़र आता है, जैसे गोल सा बना होता है, तो हर साइड से जो वो फ्लूइड है ना वो हार्ट पे प्रेशर डाल रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट इज अनएबल टू रिलैक्स और उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है ना वो कम हो जाता है। ठीक है जी, और इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ऑल 4 चैम्बर्स में डायस्टोलिक प्रेशर इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा होना है तो अंदर सब इक्वलाइजेशन हो जाती है प्रेशर की। ठीक है,
अब सब इसमें आ गई हाई यील्ड बातें। बैक्सट्राइएड, व्हाट इज बैक्सट्राइएड, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो पेशेंट जो है वो उसका बीपी कम होगा, हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, नेक वेन्स डिस्टेंडेड होंगी और मफल्ड हार्ट साउंड आएंगी, सप्रेस्ड हार्ट साउंड आएंगी, डिस्टेंट हार्ट साउंड आएंगी, दबी हुई, कम सुनाई देंगी, क्योंकि हार्ट के ऊपर फ्लूइड आया हुआ है। तो हमने स्ट्रेच लगाया, हार्ट साउंड मफल आएंगी हमारे पास। जेवीपी देखेंगे, डिस्टेंडेड नेक वेन्स होंगी, जेवीपी रेज होगी, ऑब्वियस सी बात है, फेलियर में है तो जेवीपी रेज होगी। और बीपी शॉक में है तो बीपी कम ही होना है, हाइपोटेंशन, ठीक है। अच्छा, अब बैक्सट्राइएड को रिपीट करें मुझे। Hypotension, distended and muffled heart sound. वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें हैं। अगर तो आपको पता है कि शॉक में यही होता है कि जब बीपी कम होता है तो हार्ट रेट कंपनसेटरी तौर पे बढ़ता है, तो इसमें हार्ट रेट हमें ज़्यादा मिलेगा। इसमें एक पल्स आती है, उसे कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सस, ठीक है, पल्सस पैराडॉक्सस। वो हम देखते हैं पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है। अच्छा, पल्सस पैराडॉक्सस एक तो कार्डियक टेम्पोनार्ड में आती है, उसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं वो हम पढ़ेंगे। ये होता ये है कि नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हमारा बीपी जो थोड़ा सा ड्रॉप होता है, सिस्टोलिक बीपी लेस देन, मतलब अराउंड, मतलब 5 to 6 इतना, विच इज मतलब 5 के अराउंड, विच इज मतलब कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन अगर तो हमारे पास पल्सस पैराडॉक्सस है, इसका मतलब ये है कि बीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा गिरेगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। नॉर्मली 5 के करीब होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, विच इज इनसिग्निफिकेंट। इसमें सिग्निफिकेंटली गिरना शुरू हो जाएगा 10 से ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से अच्छा, और ये मैं अगला ईसीजी में क्या नज़र आएगा जी कार्डियक टेम्पोनार्ड में, ठीक है, जब वेंट्रिकल सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और सही तरीके से रिलैक्स नहीं कर रहे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस भी जो है ना वो लो वोल्टेज बनेंगे, ठीक है। और एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस का मतलब है कि कभी लो वोल्टेज बन रहे हैं, कभी थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज का बन रहा है, फिर बहुत कम हो गया है, फिर बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर बहुत कम हो गया है, तो इसे कहते हैं पल्सस इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, ठीक है। ईसीजी उसमें एक्सरे कराएंगे, एक्सरे में हमें वो ग्लोबुलर हार्ट मिलेगा। एको कराएंगे, एकोकार्डियोग्राफी, तो उसमें हमें प्लूरल एफ्यूजन नज़र आएगी, ठीक है जी। और एक तो हमें प्लूरल एफ्यूजन नज़र आएगी, ऊपर से जो उसने प्रेशर डाल के रखा हुआ फ्लूइड ने, उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल जो है वो क्लैप्स हुआ होगा, ठीक है। और इंफीरियर वेना केवा जो है वो भी डिस्टेंडेड सी पड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा सेंटर में प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो हार्ट फेलियर में है। तो आईवीसी प्लेथोरा लिखा हुआ इधर, इसका मतलब है आईवीसी डिस्टेंशन हुई होगी। हमने इसमें ये करना होता है कि सर्जिकली ड्रेन करना होता है उस फ्यूजन को, उस फ्लूइड को, ठीक है। तो उसे कहते हैं पेरिकार्डियोसेंथिसिस, पेरिकार्डियोसेंथिसिस, और हम इसने साथ एनसेड्स देने होते हैं इसमें, ठीक है जी। अच्छा, अब जो पल्सस पैराडॉक्सस है वो मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन 10 जो है ना मिलीमीटर मर्करी सिस्टोलिक बीपी गिरता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एक्सक्यूज मी सर, मेरी कंफ्यूजन थी। जी जी हमने ऊपर बेसिकली वो चार्ट से है, हमने पढ़ा था कि जो सीवीपी है और पेपिलरी जो वो वेज प्रेशर है कैपिलरी, वो सेम होना चाहिए। इट्स बेसिकली द सेम थिंग। no, it's not मतलब मुझे basically, ये it's not the same thing. It can be the बिकॉज मेरी same thing, कंफ्यूजन it can be the same thing or it can be opposite as well, ठीक है। और क्योंकि क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सीवीपी रेज्ड है और वेज प्रेशर इज डिक्रीज्ड। क्यों, मुझे ये समझ नहीं आया क्योंकि था। उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट है, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है,
और अगर पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है और अगर हम छोटे-छोटे पॉइंट डिस्कस करना शुरू हो गए तो फिर 15 दिन लग जाएँगे। देखिए, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है? और अगर पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है तो उससे होगा क्या? उससे राइट एट्रियम देखें, जो राइट एट्रियम का प्रेशर है वो है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ठीक है? और जो वेना केवास का है वो है सेंट्रल वेनस प्रेशर, ठीक है? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सीवीपी बड़ा होगा और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर कम हुआ होगा। तो बड़ा इसलिए होगा क्योंकि बॉडी इज स्टिल इन फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है? और इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म में चूंकि पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होती है इसलिए सीवीपी का पी राइट एट्रियल प्रेशर से ताल्लुक नहीं होता, ठीक है? पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, बस यही ध्यान में रखें, ठीक है? और ओवरऑल जो है ना बाकी, ठीक है, उन सब में हमेशा आपने एक चीज़ कॉमन याद रखनी है कि जब भी हार्ट फ्लूइड ओवरलोड में बॉडी होगी, आप ज़्यादा ना इस बारे में जो है ना, बस एक जेन में रखें चीज़ जिससे आपका पार्ट 1 के एमसीक्यूज हो जाएंगे। वो ये है कि फ्लूइड ओवरलोड में जब भी बॉडी होगी तो सेंट्रल वेनस प्रेशर ज़्यादा ही होगा, ठीक है? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज समथिंग एल्स, जो इसके साथ हो भी सकती है और इन सम केसेस ऑपोजिट भी हो सकती है, ठीक है? तो उसके ठीक है, थैंक यू उसके सो पीछे मच। पैथोफिजियोलॉजी के पीछे बस इतना ही रखें कि पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी वजह से वो ऑपोजिट होता है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अच्छा, अगला है हमारा सिंकपी। सिंकपी का मतलब है जी ट्रांजिएंट लॉस। सर कार्डिक टेम्पोनेट का निमोनिक बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रीब्यूट करना है तो खुशी से करें। सर इसका निमोनिक है बैक का सीटी करवाया तो पीपी आया। बैक का ये जितना मुश्किल निमोनिक है उससे ज्यादा आसान तो बैक स्ट्राइएट खुद है। सर बैक का सीटी कराया तो पीपी आया। अब बैक सीटी जो है वो कार्डिक टेम्पोनेट हो गया और पल्सिस पैराडॉक्सिस उसमें आ गया और बैक में वो तीन चीजें फिर हाइपोडिस्टेंडेड नेक वेन्स और डिस्टेंडेड हार्ट साउंड। चलो ये आपको याद हुआ सिर्फ, सीरियसली मैं तो ये याद करूंगा मुझे तो भूल जाएगा। चले कोई बात नहीं, जिस चीज को इजी हो गया इस चीज से तो बेहतर है। तो आप बड़े माशाल्लाह जो है ना कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप ध्यान से सुनते हैं। तो ये मैं तो आपको बताऊं एक चीज़, हमें लग रहा होता है कि हमें ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी थोड़ी करके ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं और फिर उसके बाद जब हम रफ़िया वो चीज़ें पढ़ते हैं तो हम ये एमसीक्यूज आते होते हैं खुद पहले से ही, ठीक है? और ये आप इंटरेस्ट लिया करें बिल्कुल क्लास में। सिंकपी इज बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंकपी एंड सीवीए? हम कब कहेंगे कि पेशेंट को जो है वो सेरेब्रोवास्कुलर या स्ट्रोक हुआ है या सीवीए हुआ है, या टीआईए ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जिसे कहते हैं वो हुआ है या स्ट्रोक हुआ है, ठीक है? 24 आवर के अंदर अंदर अगर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल वापस आ जाए, पेशेंट की पावर्स ऑफ द लिम्ब वापस आ जाएं, ठीक है, पेशेंट का जीसीएस इंप्रूव हो जाए तो हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है। 24 आवर तक अगर ना आए तो वो स्ट्रोक हो। सिंकपी इज बेसिकली टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं मिलता उसकी वजह से होता है, ठीक है? अच्छा, दो तरह के रिफ्लेक्सेस हैं जो सिंकपी जिसकी वजह से होती है। एक होता है वेजोवेगल। Syncope or TIA are the same thing. टीआईए इज समथिंग एल्स, सिंकपी इज समथिंग एल्स। टीआईए आगे सीवीए के साथ से कर सकता है रिलेट, आगे हो सकता है कन्वर्ट। जो सिंकपी है बेसिकली वो तो बहुत कम देर के लिए होती है, ठीक है? टीआईए होता है 24 आवर्स के लिए, सिंकपी उससे भी कम इंटेंसिटी की होती है। जो सिंकपी सबसे लीस्ट लीस्ट डेंजरस है, उसके बाद टीआईए, उसके बाद स्ट्रोक, ठीक है? तो अगर किसी को चक्कर आ गए हैं, ठीक है, तो वो भी सिंकपी में आता है, टीआईए में नहीं आता, ठीक है? अगर कोई ब्लड देखा किसी ने, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको डेड बॉडी देखने से या ब्लड देखने से वो गिर जाते हैं, उनको चक्कर आ जाते हैं, तो दिस इज बेसिकली सिंकपी, ठीक है? अच्छा, तो जो रिफ्लेक्स इसमें होता है वो होता है वेजोवेगल रिफ्लेक्स, ठीक है? फेंटिंग कहते हैं हम सिंकपी को, ठीक है? और कुछ लोगों के अंदर
ये मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के अंदर सिचुएशनल सिंकपी हो जाती है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनको जो जोर से कफ या छींक लें उसके बाद भी सिंकपी हो सकता हो जाए। अगर कोई डेफिकेशन में ज्यादा एफर्ट कर रहा है उसको डेफिकेशन सिंकपी का भी मैंने लोग जानता हूं जिनको हो सकती है। ठीक है, इसी तरह अगर कुछ लोगों की कैरोटिड साइनस जो बैरोरिसेप्टर है वो हाइपर सेंसिटिव है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मिल जाएगी तो इससे भी सिंकपी होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी टाइप है इसकी ऑर्थोस्टैटिक। सर ये जो पीछे पल्सस पैराडॉक्सिस है ये हमने सारा पढ़ दिया था या सिर्फ ऊपर वाला इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो सिर्फ वही था जो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन पढ़ा अगर ये पूरा ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी रह ना जाए कुछ। सर क्योंकि ये ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया, बस ये समझ में आया था कि सिस्टोलिक बीपी का जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस होता है वो मोर देन 5 mmHg नॉर्मल होता है और पल्सस पैराडॉक्सिस में मोर देन 10 mmHg होता है। तो सर आगे थोड़ा मैकेनिज्म है ना, तो वो बस समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, चलो देख लेते हैं इसको। अगर तो बीपी 10 मिलीमीटर मर्करी से ज्यादा गिरेगा, ठीक है, इंस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वीनो डायलेशन होगी। ठीक है, अब वीनो डायलेशन क्या होता है? ठीक है, उसके लिए मैं 5 मिनट आपके और एक्स्ट्रा लूंगा। ठीक है, वीनो डायलेशन बेसिकली जो बड़ी बड़ी वेन्स हैं उनकी डायलेशन हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है इंस्पिरेशन के दौरान। नॉर्मली मतलब नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज होता है वीनस रिटर्न। ठीक है, और जब ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी बीपी गिरेगा तो वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट एट्रियम में आना है, राइट एट्रियम में आना सारा ब्लड, और राइट वेंट्रिकल में आना है फिर, तो राइट वेंट्रिकल की फीलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, तो राइट वेंट्रिकल की जब फीलिंग ज़्यादा होगी तो राइट वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड पूल हो जाएगा, और वो ब्लड क्या करेगा, वो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो वेंट्रिकल्स के दरमियान है, ठीक है, उस पर प्रेशर डालेगा, और वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम राइट वेंट्रिकल पुश कर देगा टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी, अच्छा, जब वो जो सेप्टम लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पुश हुआ है, ठीक है, तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल को मसला पड़ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल की इजेक्शन जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सफ़र होना शुरू हो जाएगी सेप्टम की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी आगे उसको, उसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल की इजेक्शन है वो कम हो जाएगी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल की इजेक्शन होगी कम, ठीक है, तो बीपी इसलिए गिरता है, सिस्टोलिक बीपी इसलिए गिरता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अगर वीनस रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाए, इसमें कार्डिक टेम्पोनार्ड में ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वीनस रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आपने सारा साइकिल याद रखना है कि वो वीनस रिटर्न अगर ज़्यादा हो गया है तो राइट एट्रियम को ज़्यादा ब्लड मिल रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में पुलिंग हो रही है, उनको भी ज़्यादा ब्लड मिल रहा है, फिर वो राइट वेंट्रिकल की जो ब्लड मिल रहा है वो आगे इंटरवेंट्रिकल सेप्टम पे पुश कर रहा है, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम आगे एलवी का काम खराब कर रहा है, एलवी की इजेक्शन को सफ़र कर रहा है, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की इजेक्शन कम होगी तो सिस्टोलिक बीपी भी ड्रॉप होगा। इसमें इनकी जो वजह है उसका एक निमोनिक है कोट। ठीक है, कोट, ठीक है, कार्डिक टेम्पोनार्ड का पल्सस पैराडॉक्सिस होती है कार्डिक टेम्पोनार्ड के अलावा और भी कंडीशन में, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसमें भी हो सकती है, एस्थमेटिक पेशेंट है, या सीओपीडी, बेसिकली कोर पल्मोनेल आपने याद रखना है ज़हन में, उसकी वजह से भी पल्स पैराडॉक्सिस हो सकती है। ठीक है, और ये पी कोड, पी फॉर जो कार्डिक
उसे क्या कहते हैं, पी फॉर पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस से ऑब्वियस सी बात है, पेरिकार्डाइटिस से पेरिकार्डियल इफ्यूजन होनी है, ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन से कार्डियक टैम्पोनार्ड होना है। तो ये सारी कुछ चीजें सेम है। तो इसके कॉजेज क्या हैं? सर ये फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है क्रॉप, ये क्या है? आपको क्रूप का नहीं पता? क्रूप क्या होती सर है? कॉजेज में लिखा हुआ है ना, आपको पी कोट। मुझे पता है क्रूप क्या होती है। क्रूप का पता है किसी को? सर रेस्पिरेटरी साउंड होती सर है बच्चों में जो नहीं आ कॉफ रहा होता है बट ना। बेटा ये इतनी बेसिक चीजें हैं, अब इसका तो देखें फिर, इस तरह क्रूप तो टाइम इतना नहीं है हमारे सर पास। लेरेंजियो मलेशिया होता है। वेरी गुड। लेरेंजियोमलेशिया में जो क्रूप, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस कहते हैं सर इसको। एक्सीलेंट। ट्रैकियोब्रोंकाइटिस है, ये आमतौर पे बच्चों में होता है। बार्किंग कफ आती है इसमें, क्रूप, ठीक है, जैसे कुत्ता सही खांसता। मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है सर। वेरी गुड। कौन सा वो होता है वायरस इसमें? यस सर। बड़ा अच्छा बता। Hemophilus सर influenza. बॉर्डरलैप परटूसिस होता है। आरएसवी। आरएसवी सर कोई बच्चा, पैरा इन्फ्लुएंजा मोर आरएसवी देन कोई एम। बच्चा बोला है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। एक्सीलेंट, ठीक है बच्चों, आता है आप लोगों को, अच्छा आता है। तो क्रूप इज बार्किंग कफ, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे सिंकपी, ठीक है। सिंकपी में आगे उसकी दूसरी काज हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं उठ के जो मैं बेना बह के जो मैं फौरन उठना ना, एकदम से मैं उठता हूँ तो मुझे चक्कर से आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। और वो इतने चक्कर आ जाए कि बंदा गिर जाए, ठीक है, जो कि मुझे भी एक बार हो चुका है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली अगर कोई डिहाइड्रेटेड हो, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो और पानी ना पिया हो, या इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रिप्लेनिश है वो सही तरीके से ना हुए हो, अब बॉडी हाइपोवोलेमिक हो, ठीक है, तो इस तरह उठ के बैठ के फौरन उठने से चक्कर आ जाते हैं, इसे कहते हैं ऑटोस्टैटिक। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूएसएमएलई के एमसीक्यूज में भी पढ़ चुका हूँ और मैं उसके प्लैब के में भी, वो ये है कि कुछ लोग होते हैं, वो ये हिस्ट्री, वो कुछ स्टेम्स होते हैं जिसमें हिस्ट्री दी होती है कि एक ओल्ड मैन है, वो मतलब 2-3 पॉलीथेरेपी पे है, एंटी हाइपरटेंसिव्स की कॉम्बिनेशन ले रहा है, ठीक है, बड़ी देर से ले रहा है, ठीक है। उनमें जो लोग पॉलीथेरेपी ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, उनमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बहुत कॉमन है, ठीक है। तो उससे ये हो रहा होता है कि उनके जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज की वजह से बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ जाते हैं बड़े कॉमनली, मेनली एंटी हाइपरटेंसिव इस्तेमाल करने से। अच्छा, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक, अगर डिस्टरबेंस डिसफंक्शन है तो भी हो सकती है सिंकपी। अच्छा, एक होती है कार्डिक सिंकपी। कार्डिक सिंकपी जाहिर सी बात है वो होगी जो हार्ट की वजह से हो रही होगी। हार्ट का कोई कार्डिक प्रॉब्लम है कोई, मिसाल के तौर पे अगर बॉडी इज अनेबल टू पंप, का हार्ट इज अनेबल टू पंप, ठीक है। अगर कोई एरिथमिया चल रहा है फर्ज करो, तो एरिथमिया चल रहा है तब भी हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड टू ब्रेन, जिसकी वजह से सिंकपी होगी, ठीक है। और अगर कोई हार्ट में कोई वाल्वुलर मसला है, ठीक है, या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है जी, तो उसमें भी हो सकता है। वैसे किसी भी कार्डियोमायोपैथी में हो सकता है, HCM में सबसे ज्यादा होता है। तो ये है जी सिंकपी। अगला है जी हमारा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, तो ये आप सबने गौर से सुनना है, ठीक है जी। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? किसका ट्रीटमेंट? सर सिंकपी का। ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, किस वजह से हो रहा है बेटा, वो डिपेंड करता है ना, ओके सर। ठीक है। अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज बेसिकली एंडोकार्डियल सरफेस होती है जो हार्ट की ना,
हार्ट का एक पेरिकार्डियम है, एक एपिकार्डियम है, एक मायोकार्डियम है और एक एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम में जो बेसिकली आप आसानी से याद रखें, जो वॉल्व्स होते हैं सारे हार्ट के, जो हार्ट के सारे वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, जो हार्ट के सारे वॉल्व्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोकार्डियल सरफेस। उनकी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। ठीक है जी। अब इसमें आपने याद रखनी है कि सबसे मोस्ट कॉमनली इट इज काज्ड बाय कौन सा बैक्टीरिया? ऑरियस। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। और ये फंजाई भी कर सकते हैं कुछ, तो मोस्ट कॉमनली स्टेफ ऑरियस करता है। और स्टेफ ऑरियस, अच्छा और आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। अच्छा, अगर पेशेंट की शॉर्ट हिस्ट्री है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब शॉर्ट हिस्ट्री है। अच्छा, एक चीज़ है जिसे कहते हैं न्यू मर्मर, ठीक है, फीवर प्लस न्यू मर्मर, फीवर प्लस न्यू मर्मर, ठीक है। स्टेम में मिल रहा है, पेशेंट जो है वो गया था डेंटिस्ट के बाद, जाके उसने अपने दांत निकलवाया है, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद ना उससे जो है ना कोई रूटीन चेकअप के लिए गया है, या फिर उसकी जो है वो सिंकिंग ऑफ हार्ट हो रही थी, दिल घबरा रहा था, तो वो चला गया है, तो पता चला है कि उसको एक न्यू मर्मर डेवलप हुआ है। तो न्यू मर्मर जब भी स्टेम में बता रहा होगा तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात कर रहा होगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, अगर तो शॉर्ट हिस्ट्री है न्यू मर्मर की, इसका मतलब है कि वो जो मोस्ट कॉमन कल्प्रिट है वो स्टेफ ऑरियस है, ठीक है। और स्टेफ ऑरियस में जो वॉल्व्स पे वेजिटेशन बनती हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज है जी के इसे हम कहते हैं एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एक होता है सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस करवाता है और वो स्मॉलर वेजिटेशन बनाता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली डेंटल प्रोसीजर के बाद जो होती है उसे हम कहते हैं सब एक्यूट, ठीक है। इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट, ऐसा नहीं है एक्यूट ऑनसेट, ठीक है। तो हमें मिलेगा फीवर प्लस न्यू मर्मर, ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में साथ हम पढ़ेंगे अब क्राइटेरिया, मॉडिफाइड डूक्स क्राइटेरिया। पता है किसी को डूक्स और मॉडिफाइड डूक्स क्राइटेरिया? सर न्यू मर्मर अक्यूट में होता है कि सब अक्यूट में? दोनों में न्यू मर्मर होगा। इस तरह लकीर के फकीर नहीं बनना। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस किसी की भी तरह का है, न्यू मर्मर का मतलब है कि वॉल्व का मसला है। अब वॉल्व का मसला अगर आपको फौरन हो जाए तो भी न्यू मर्मर आएगा, अगर आपको 50 दिन बाद हो तो भी मर्मर न्यू आएगा, ठीक है। पहले वो नहीं था, न्यू मर्मर का मतलब है उसकी लाइफ में पहले वो मर्मर नहीं था, ठीक है। तो वो वॉल्वुलर डिस्फंक्शन की वजह से डेवलप हुआ है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ मॉडिफाइड डूक्स और डूक्स का पता है किसी को? लड़कों को तो पता होना चाहिए यार, लड़कों को पता होती हैं ये चीजें, बोलते नहीं है लड़के, मीसने हैं। मेजर ब्लड कल्चर, वेरी गुड। ये कौन है जो अभी मैसेज कर रहा है, ये मुझे बताइए जरा। ये डॉक्टर अरीज कौन है, ये बताएं मुझे। सर दो ही मुझे पता है, मैं याद आ रही है। मेजर क्राइटेरिया में ब्लड कल्चर आता है और एको में एक या एक से ज़्यादा गाइस इन्वॉल्व होते हैं, और माइनर में फीवर आ गया, और ब्लड कल्चर में हम फीवर, जॉइंट पेन। ठीक है, अच्छा मैं आपको इसका निमोनिक अच्छा सा बताता हूँ। अच्छा, एक तो आप लिख लें BE 5PM, ठीक है, BE 5PM। अच्छा, B फॉर ब्लड कल्चर, सर रिपीट कर दे।
2 दफा तो रिपीट किया। BE 5 PM, FIVE वाला 5, BE 5 PM याद रखने के लिए। अच्छा, B फॉर ब्लड कल्चर। सबसे पहले इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में अगर कोई बोले ना सबसे पहले फर्स्ट, तो वो ब्लड कल्चर्स हैं, ठीक है। और वो हम ब्लड कल्चर लेते हैं 3 आई थिंक 12 आवर्स अपार्ट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है EBE, E फॉर एको, ठीक है। कौन सी एको कराते हैं, कौन सी एको कराते हैं बेटा इसमें? ट्रांसइसोफेजियल एको, ठीक है। BE और 5, F फॉर फीवर, I फॉर इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना, V फॉर वेस्कुलर फिनोमिना, ठीक है। कोई मुझे निमोनिक रिपीट करेगा? BE 5 PM, B से ब्लड कल्चर, E से इको, 5 से फीवर, I से इम्यूनोलॉजिकल और V से वस्कुलर। एक्सीलेंट, याद रहेगा ये आपको, ठीक है जी। अच्छा, वेस्कुलर फिनोमिना अब हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, फीवर और ये जो हो गया ना, और वो भी हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं वेस्कुलर फिनोमिना। उसमें ये हो सकता है कि सेप्सिस, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन, DIC, सेप्सिस, सेप्टिक एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। कोई पटीकी बन गए हैं, इसमें बनते हैं स्प्लिंटर हेमरेजेस। स्प्लिंटर हेमरेजेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बनते हैं, ठीक है, जो कि लीनियर हेमरेजेस होते हैं नाखूनों पे, नेल्स पे, स्प्लिंटर हेमरेजेस, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है, जेन वे लीजन्स, ठीक है। जेन वे लीजन्स, जेन वे लीजन्स जो होती हैं, दीज आर फ्लैट, लाल रंग दी, एरिथमेटस, पेनलेस, पेन नहीं होती, फ्लैट होती हैं, रेज्ड नहीं होती। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेम में वो बता रहा है कि लीजन्स आर लोकेटेड ऑन पाम्स एंड सोल, ठीक है, तो न्यू मर्मर बता रहा है साथ, तो वो कह रहा है, वो जेन वे लीजन कह रहा है। जेन वे लीजन पेनफुल है, ठीक है। अगला है जी हमारा इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। कौन कौन से इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना होंगे? एक तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होगी, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी कौन से टाइप है ये? टाइप 3 एक्सीलेंट, टाइप 3। अच्छा, उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, वो भी हो सकता है इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना में। अच्छा, तो कुछ चीजें हैं, एक है ओस्लर नोड, ठीक है जी। ओस्लर नोड, ओस्लर नोड्स आर नोड्स ऑन फिंगर एंड टोज, वो पाम्स और सोल पे थे, ठीक है। जेनवे लीजन और ओस्लर जो है वो फिंगर और टोज पे हैं। और ये आउची हैं, ओ फॉर ओस्लर, ओ फॉर आउची, पेनफुल है, ठीक है। और रॉथ स्पॉट्स, ये हमें प्रॉफ में जब आया था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो उन्होंने, क्या मैं उनकी तारीफ करूं, कुछ भी नहीं दिया था हमें, सिर्फ रॉथ स्पॉट्स दिए हुए थे, ठीक है। और रॉथ स्पॉट्स उसकी बेस पे हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बनाना था, ठीक है। तो रॉथ स्पॉट एक दो कंडीशंस में ही ऊपर गए और बनते हैं, उसमें से एक ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। तो ये होते हैं रेटिनल हेमरेजेस, ठीक है। तो मुझे कोई बच्चा अब वेस्कुलर फिनोमिना बता दे कौन कौन से होते हैं। septic
हेलो। पेटिकी स्प्लिंटर हेमरेजेस। जी जी। हेलो हाँ जी बिल्कुल। और सर वेस्कुलर फिनोमेना में हमारे पेटिकी होंगे, हेमरेजेस होंगे, एनवी लीजन्स होंगी जो कि पेनलेस फ्लैट होंगी, लेजन होंगी ऑन दी पाम्स एंड सोल्स। ठीक है, और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना कोई बताए? सर इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेना में इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होगी, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड ऑस्लर्स नोड विल बी देयर, और जो ऑस्लर्स नोड होते हैं दीज आर टेंसिल एंड रेज्ड violaceous lesions on fingers and tocates and rough spots होते हैं जो retinal hemorrhagic lesions होते हैं with pale centers in the retina। अच्छा जी, सबसे कॉमन वॉल्व जो इफेक्टेड होता है ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से, वो माइट्रल वॉल्व है, उसके बाद एओर्टिक वॉल्व है। ठीक है। अच्छा, एक जो ट्राइकस्पिड वॉल्व के वाले से रिलेटेड है कि दोज पीपल हु ट्राई ड्रग्स, ठीक है, हु ट्राई ड्रग्स, जो आईवी ड्रग अब्यूजर के, अगर कोई पेशेंट है उसकी हिस्ट्री है कि वो आईवी ड्रग अब्यूजर है और न्यू मर्मर के साथ आया है, तो कौन सा बेटा वॉल्व होगा इन्वॉल्व? ट्राइकस्पिड। ठीक है। मोस्ट कॉमन वॉल्व कौन सा इन्वॉल्व होता है? माइट्रल। माइट्रल आगे, वेरी गुड, आगे आ गए हैं कुछ एमसीक्यूज और बड़े हाई यील्ड एमसीक्यूज आ गए हैं, ये आपको अभी याद करवाने हैं मैंने। अच्छा, जो प्रोस्थेटिक वॉल्व्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल वॉल्व्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि वॉल्व रिप्लेस करना है इसका, तो हमने मेटेलिक वॉल्व डालना है, बेयर मेटल, या फिर जो ठीक है, पिग से भी वॉल्व बनता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। जो भी है ये प्रोस्थेटिक वॉल्व्स में ही आते हैं। ठीक है। अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व्स के बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो वो स्ट्रेप्ट एपिडर्मिडिस करवा रहा है। प्रोस्थेटिक वॉल्व्स के साथ क्या रिलेटेड, कौन रिलेटेड है? स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस। ठीक है। अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जेनिटो यूरिनरी प्रोसीजर के साथ करा रहा है वो है एंटेरोकोकस। अगर किसी को कोलोन कैंसर था और न्यू मर्मर आया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, तो उसके साथ स्ट्रेप्ट गैलेक, इसका दूसरा नाम था वो इधर लिखा नहीं हुआ, इधर तो लिखा हुआ गैलोलाइटिकस। ठीक है। तो मैं ज़हन से निकल गया वो, अगर मैं पढ़ता हूँ, स्ट्रेप बोविस। बेस्ट स्टेप बोविस। ठीक है, वो ही पूछते हैं, ये गैलोलाइटिकस नहीं पूछते। ठीक है। अच्छा, और एक तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, ये ग्राम नेगेटिव जो हेसेक ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो एमआरसीपी की बुक है उसमें भी ये कल्चर नेगेटिव लिखे हुए हैं, कल्चर नेगेटिव के अंदर लिखे हुए हैं। नीचे कल्चर नेगेटिव में लिखा हुआ है कॉक्सेला और बार्टोनेला। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम कल्चर कराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो उसने कल्चर नेगेटिव में हेसेक को भी इन्वॉल्व किया हुआ था। ठीक है। तो ये हेसेक बेसिकली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कराते हैं। जो हेसेक एच से हीमोफिलस है, ए से एग्रीगेटिबैक्टर है, ठीक है, कार्डियोबैक्टीरियम है, उसके बाद एकनेला है और किंगेला है। तो ये हेसेक ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्राम नेगेटिव होते हैं और कल्चर नेगेटिव भी होते हैं। और कल्चर नेगेटिव कौन से होते हैं? कॉक्सेला और बार्टोनेला। ये बेटा याद करनी है ये सारी चीजें अभी। ठीक है। और आईवी ड्रग यूज में एक तो ट्राइकस्पिड इन्वॉल्व था। ठीक है। दूसरे नंबर पे स्टेप्ट ऑरियस के बारे में आपने बात याद रखनी है। मोस्ट कॉमन भी स्टेप्ट ऑरियस है और आईवी ड्रग यूजर में भी स्टेप ऑरियस है। ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताते जाना आपने कि सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल किसी को मसला था साथ, उसको न्यू मर्मर आया, तो ये कौन सा इन्वॉल्व है? इंटेरोकोकस। इंटेरोकोकस। प्रोस्थेटिक वॉल्व्स के लिए इंटेरोकोकस एपिडर्माइटिस। एपिडर्माइटिस। आईवी ड्रग यूजर में कौन सा बैक्टीरिया सबसे मोस्ट कॉमन होता है? ऑरियस। 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 ठीक है। ऑरियस। अच्छा, बेसिकली ये करते क्या हैं? ये होता ही है कि जो एंडोथीलियम होती है ना, इसकी वॉल्वुलर जो होती है एंडोकार्डाइटिस, उसकी जो एंडोथीलियम है उसकी इंजरी हो जाती है इन बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, फाइब्रिन एग्रीगेशन, ठीक है, उसकी
जत्था सा बन जाता है और वेजिटेशन बन जाती है, उसे हम कहते हैं वेजिटेशन। ठीक है, हार्ट वॉल्स के ऊपर बन जाती है और उन वेजिटेशन की वजह से वॉल्व्यूलर रिगर्जिटेशन हो जाती है। ठीक है, या अगर वो वेजिटेशन अगर वो डिसलॉज हो जाए तो एम्बोलस भी कर सकती है, एम्बोलिज्म भी कर सकती है। ठीक है, अच्छा, तो डायग्नोसिस में इसने 2 ही चीज़ें लिखी हुई हैं, मल्टीपल ब्लड कल्चर्स और एकोकार्डियोग्राफी। आगे है हमारा जी सर ये जो ब्लड कल्चर का इन्होंने बताया हुआ है और जो ड्यूक्स क्राइटेरिया उसमें भी यही है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स होने चाहिए एटलीस्ट 2। तो ये नेगेटिव वाले जो हैं फिर इनको हम कैसे उसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि नेगेटिव ब्लड कल्चर है फिर भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हम कह रहे हैं। बेटा, जो ड्यूक्स क्राइटेरिया है उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्लड कल्चर अगर नेगेटिव आ जाए तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रूल आउट हो जाता है। नहीं सर उसमें लिखा होता है ना कि एटलीस्ट 2 पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स। बेसिकली ड्यूक्स क्राइटेरिया में लाजमी नहीं है कि ब्लड कल्चर नेगेटिव आए, दोनों में से एक मेजर क्राइटेरिया एक माइनर क्राइटेरिया है। सिमिलरली जैसे रोमेटिक फीवर का है, ठीक है, इसमें अगर ब्लड कल्चर नेगेटिव भी हैं, एको में हमें वेजिटेशन नजर आ रही है, तो क्या मतलब वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नहीं होगा? नहीं सर ऐसे नहीं है, वो जो है जो आपने निमोनिक बताया वो बी टाइमर है। जो टाइमर में एम है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइनर में वो ऑर्गेनिज्म जो मेजर का क्राइटेरिया मीटिंग नहीं करते, वो वाले ऑर्गेनिज्म है। तो वो माइनर क्राइटेरिया में आते हैं ना, तो मतलब वो नेगेटिव अगर आते हैं तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स है ना सर। वो तो माइनर में आएंगे। हाँ, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर ब्लड कल्चर नेगेटिव है और ये निमोनिक आप कोई भी याद कर सकते हो, टाइमर वाला कर लो या जो भी कर लो, अगर ब्लड कल्चर नेगेटिव भी हैं और हमें एको में वेजिटेशन नजर आ गई हैं और वेस्कुलर फिनोमिना नजर आ रहा है, बाकी क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ही है और हम उसे कहते हैं कल्चर नेगेटिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, हम सबसे पहले कराते कल्चर ही हैं, लेकिन वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। आगे है जी नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ये नॉन बैक्टीरियल है अब। ठीक है, इसमें क्या कल्चर आना है? कल्चर तो नेगेटिव ही आएगा इसमें। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ये नॉन इन्फेक्टिव है। इसमें जो वेजिटेशन बनती हैं उसमें भी जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी बनती थी, वो भी मोस्ट कॉमनली माइट्रल और एओर्टिक में बनती थी। इसमें भी माइट्रल और एओर्टिक में ही बननी, यानी कि आप ये ध्यान में रखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट वाले जो वाल्व्स है ना, उनमें एंडोकार्डाइटिस जो है ना वो ज़्यादा उसको कर रही है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये नॉन बैक्टीरियल इज एसिम्प्टोमेटिक और एम्बोलिज्म कर सकता है, जो वेजिटेशन है वो डिसलॉज हो सकती हैं। इसमें आपने याद ये चीज़ रखनी है कि इट इज एसोसिएटेड विद हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि किसी को बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग कैंसर था, कैंसर की वजह से हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो जाती है। ठीक है, और अगर ये SLE के साथ एसोसिएटेड है एंडोकार्डाइटिस, SLE के साथ, तो हम कहते हैं इसे लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है जी, तो SLE के साथ जो एसोसिएशन नाम है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, और ओस्लर नोड्स पेनफुल होते हैं कि पेनलेस होते हैं? सर पेनफुल होते हैं। पेनफुल, और जेन वेलियंस जो है वो, पेनलेस। और इन दोनों में रेज्ड कौन सी और फ्लैट कौन सी है? फ्लैट होती है जेनविल लीजन्स और रेज्ड होती है ऑस्लर। ठीक है, अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक है जी रोमेटिक फीवर। अच्छा, रोमेटिक फीवर में 3-4 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। पेशेंट जो है उसको प्रीसीडिंग कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फेरेंजियल इन्फेक्शन, ठीक है, गले में खराश जिसे कहते हैं, या इन्फेक्शन प्रॉपर वो होगी। ठीक है, इट इज कॉल्ड बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, अच्छा जी, होता ये है कि रोमेटिक फीवर में एक इसका क्राइटेरिया है, वो सबको आपको आता है, जॉन्स क्राइटेरिया। बताएं मुझे, आज आप बताएं जॉन्स क्राइटेरिया।
इसमें मेजर क्राइटेरिया होता है और माइनर होता है। वेरी गुड। मेजर के माइनर, अंदर पहले मुझे जो है माइनर बताओ, पहले जो मुझे है माइनर, पहले मुझे माइनर बताओ। माइनर माइनर में जी फीवर है, इसमें ESR एलिवेटेड होता है वेरी गुड। और इसमें CRP इंक्रीज होता है और एफेल्जिया होता है। ASO टाइटर, ESR, CRP बता दिया जी आपने। ASO टाइटर, जी जी ठीक है, और एंटी DNase B टाइटर, ये भी होते हैं। फीवर आर्थ्रैल्जिया भी होता है। आर्थ्रैल्जिया को बेसिकली हम जो है ना, चलो रख लो तो ठीक है। और मेजर, मेजर में जो है वो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है और एरिथमा मार्जिनेटम होता है और इसमें नोड्यूल्स होते हैं, सबक्यूटेनियस जो होता है, और इसमें मायोकार्डाइटिस होता है। ये याद है। ठीक है। जो है ना रोमैटिक फीवर, हाँ बिल्कुल ठीक है। जॉन्स क्राइटेरिया, जॉन्स क्राइटेरिया आपने याद रखना है। J फॉर, एंड साइडरमैन कोरिया। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। J फॉर जॉन्स क्राइटेरिया, J फॉर जॉइंट्स, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, पेशेंट कम टू यू और ये कहते हैं, मैंने तो खुद ये पेशेंट की हिस्ट्री जो है ना, ये टिपिकल होती है कि मुझे जो है ना वो पहले दर्द शुरू हुई थी इधर शोल्डर में, शोल्डर जॉइंट में, कहता है फिर वो जो है ना मेरे नी जॉइंट पे आ गई है, फिर वो कहता है मेरे जो है ना अब मुझे ये कलाइयाँ दर्द कर रही हैं। इसे कहते हैं माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। दूसरे नंबर पे ओ से हार्ट को याद रखें, जैसे ये बना हुआ है पैनकार्डाइटिस, ठीक है। पैनकार्डाइटिस का मतलब है कि एपिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, तीनों चीजें हो सकती हैं। JO हो गया, उसके बाद आ गया एन से नोड्यूल्स, सबकुटेनियस नोड्यूल्स, ठीक है। जोन्स, E से आ गया एरिथीमा, जो इसमें एरिथीमा बनता है वो होता है एरिथीमा मार्जिनेटम, ठीक है। S से है साइडनहैम कोरिया, साइडनहैम कोरिया का मतलब सेंट विटस डांस इसको कहते हैं। इसमें ये होता है कि ये पेशेंट जो है, जैसे माइकल जैक्सन ब्रेक डांस नहीं करता था, आर्म से करता था, जैसे ब्रेक डांस नहीं होता, ऐसे वो ऐसे जैसे डांस हो रहा है, आर्म्स पहले हो रही हैं, हिल रही हैं, उसके बाद दूसरी आर्म हिल रही है, उसके बाद टांगे हिल रही हैं, फिर आर्म हिल रही है। तो दिस इज बेसिकली इनवॉलेंट्री इरेगुलर मूवमेंट्स, ठीक है, ऑफ लिम्स, फेस पे भी हो सकती हैं। तो जॉन्स क्राइटेरिया कोई रिपीट करे मुझे। मेजर क्राइटेरिया होता है और माइनर क्राइटेरिया होता है। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, मायोकार्डाइटिस होता है, न्यूड्यूल्स फॉर्मेशन होती है, एरिथीमा होता है कौन सा और रिथिमा होता है? एरिथीमा मार्जिनेटम होता है। और सर 2 क्राइटेरिया होते हैं, माइनर एंड मेजर क्राइटेरिया। माइनर में हमारे आते हैं CRP इंक्रीज होती है, आर्थ्रल्जिया, फीवर, ये सार, ठीक है। और इसके अलावा हमारे ल्यूकोसाइटोसिस, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, और जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं उसमें हमारे 5 आते हैं। एक एराइथीमा मार्जिनेटम, साइडनमैन कोरिया, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, और एंड ओ लुक लाइक हार्ट होती है जो मायोकार्डाइटिस में होती है, नोड्यूल्स होते हैं एंड सबक्यूटेनियस। वेरी गुड। अच्छा, एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक होता है एशॉफ बॉडीज, ठीक है, और एक होता है एनिट्सको सेल्स। एशॉफ बॉडीज हम कहते हैं बेसिकली ग्रेनुलोमास को जिसमें जायंट सेल्स हों। एनिट्सको सेल्स आर बेसिकली मैक्रोफेजेस, जिसके अंदर वेवी रॉड लाइक न्यूक्लियस होता है। तो आपने ये याद रखना है कि रोमैटिक फीवर में एक तो एशॉफ बॉडीज होंगी और एक एनिट्सको सेल होंगे। एशॉफ बॉडीज आर ग्रेनुलोमा बेसिकली विद जायंट सेल्स, और एनिट्सको सेल्स आर मैक्रोफेजेस जिसमें वेवी रॉड लाइक न्यूक्लियस होता है। ASO CRP बड़ा होगा, एंटी DNase B बड़ा होगा, ठीक है जी। अच्छा, तो है ये बेसिकली इम्यून मेडिएटेड। तो इसमें एक चीज होती है मोलेकुलर मिमिक्री, ठीक है। मोलेकुलर मिमिक्री का मतलब है कि जो फेरेंजियल मसल के अगेंस्ट
जब फेरेंजियल इन्फेक्शन होती है, जो टिश्यूज फेरेंक्स के होते हैं, ठीक है, उनके वो सिमिलरली उसी तरह की एंटीजन, उसी तरह के जो उसके अगेंस्ट एंटीजन बनती हैं, और वही एंटीजन जो है ना, सेम सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन हार्ट, और वो उसकी बजाय फेरेंक्स की बजाय जो एंटीजन्स हैं वो हार्ट के मसल को अटैक कर देती हैं, ठीक है, मायोसिन को, ठीक है, इसे कहते हैं मोलेकुलर मिमिक्री, ठीक है। इसमें हम पेनिसिलिन देते हैं, आईवी पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है, बेंजाइल सर ये पेनिसिलिन भी दे रिपीट कर सकते दें हैं। प्लीज, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मोलेकुलर मिमिक्री, मोलेकुलर मिमिक्री का मतलब ये है कि एंटीजन बने किसी और टिश्यू के अगेंस्ट, और उसी तरह का टिश्यू कहीं और हो, तो एंटीजन उसको उसके खिलाफ जो है ना वो हल्ला बोल दे, ठीक है। एम प्रोटीन एक प्रोटीन है जो फेरेंजियल टिश्यूज में भी होती है और मायोसिन पे भी होती है, और उसके अगेंस्ट फेरेंजियल इन्फेक्शन जब होती है तो एंटीजन बनती है एम प्रोटीन के अगेंस्ट फेरेंजियल, और वो एम प्रोटीन मायोसिन में भी है, तो वो मायोसिन को अगर अटैक कर दें, इसे कहते हैं मोलिकुलर मिमिक्री, ठीक है। सर मैं निमोनिक बता दूं एक दो इसमें। बताओ बिल्कुल। सर एक तो रुमेसा नाम होता है, एक रुमेसा, तो मैंने पहले तो उसमें अगर रुमेसो तो हम कर ले, रोमेटिक आ जाएगा और एसओ भी आ जाएगा। रुमेसा नहीं यार, तुम ये तो लड़कों को याद रहेगा ना सिर्फ नाम रुमेसा, तो लड़कियों कैसे याद करेंगी? सर मैसो से रुमेसो। अच्छा रुमेसो, ठीक है जी। अच्छा और सर दूसरा है टाइगर श्रॉफ। हाँ दूसरा है टाइगर श्रॉफ, टाइगर का आर और अशॉफ टाइगर श्रॉफ। ठीक है यार, तुम देना ना फिल्म में बहुत ज्यादा मैंने। अच्छा अच्छा मेरी बात सुने, ठीक है, ये अगर आपको याद हो गया इस तरह तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। सर हाँ हाँ सर आपने ट्रीटमेंट का कहा कि आईवी देते हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आईएम नहीं देते हम लोग रोमेटिक फीवर में? बेटा, बेंजाइल पेनिसिलिन आईएम देते हैं, पेनिसिलिन आईवी देते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन आईएम देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, निमोनिक याद हो गए हैं, ये टाइगर श्रॉफ जैकी श्रॉफ वाले सारे, ठीक है जी। आगे है हमारा सिफिलिटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। सिफिलिस की वजह से जो टर्शियरी सिफिलिस जो है ना, टर्शियरी सिफिलिस, उसके कुछ जो है ना वो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट्स भी हैं, उसमें कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है टर्शियरी सिफिलिस की, ठीक है। तो टर्शियरी सिफिलिस हमने पहले भी पढ़ा था, बेसिकली टर्शियरी सिफिलिस में जो वेजा वेजोरम है एओर्टा के, ठीक है, उसकी डिसरप्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वेसल्स की एट्रोफी हो जाती है, वेसल की एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। और वेजा वेजोरम जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती टर्शियरी सिफिलिस में, और उसकी वजह से एओर्टिक रूट डायलेशन हमने पढ़ी थी हो जाती है, ठीक है जी। और कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। इसमें आपने याद रखनी है एक अपीयरेंस, ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ एओर्टा, ठीक है। जैसे बार्क होती है ना, नॉट सी होती है बड़ी सी, ट्री बार्क, ठीक है, मोटी सी नॉट होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, इस तरह की अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपने बस यही याद रखना है कि एओर्टिक रूट डायलेशन, ठीक है, और एओर्टिक इनसफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। और वेसल अगर डिसरप्शन, वेसल वॉल डिसरप्ट हो जाएगी तो एनोरिज्म भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। टीबी हुआ, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जी? कोई बच्चा बताए मुझे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम के? हेलो Sir,
यार जल्दी से तो मैं बताएं ना, बताऊं टाइम कम है, 6:30 हो गए हैं, बताएं। अगर नहीं बताना तो मुझे बताएं, मैं पढ़ा दूं। सर? इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम बोला ना आपने, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल सर, पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस हो जाएगी, उसके बाद अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। जब होगी इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम तो उसके यही कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से इफ्यूजन हो जाती है, इफ्यूजन की वजह से टेम्पोनार्ड हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, होता ये है जी कि इसकी प्रेजेंटेशन आपने सबसे पहले याद रखनी है। ठीक है, जो पेपर में आती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्प प्लूरिटिक चेस्ट पेन, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, प्लूरिटिक चेस्ट पेन सिर्फ आपने 3 कंडीशन याद रखनी है जिसमें होगी। ठीक है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन जो है वो पेरिकार्डाइटिस में भी होती है। प्लूरिटिक का मतलब होता है ऑन इंस्पिरेशन, चेस्ट पेन ऑन इंस्पिरेशन। ठीक है, और ये नीमोथोरेक्स में भी होती है प्लूरिटिक चेस्ट पेन। ठीक है जी। द चेस्ट पेन विच इज प्लूरिटिक, शार्प एंड रिलीव्ड बाय लीनिंग फॉरवर्ड इज पेरिकार्डाइटिस पेन। ठीक है जी। हमें फ्रिक्शन रब मिल सकती है ऑस्कल्टेशन में। ईसीजी चेंजेस इसकी, अब ये ईसीजी चेंजेस इसकी याद रखो। एसटी एलिवेशन इन ऑल लीड्स, एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन ऑल लीड्स, वाइड स्प्रेड और पीआर डिप्रेशन। ठीक है जी। अच्छा, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, मेलिग्नेंसी की वजह से हो सकती है। ठीक है, किसी को एमआई है तो पोस्ट एमआई, अगर जो ऑटोम्यून ड्रेसलर सिंड्रोम हमने पढ़ा हुआ है वो हो सकता है। ठीक है, किसी को एसएलई की वजह से, ऑटोम्यून एसएलई है ना, तो उसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, या यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरीमिया की वजह से भी हो सकती है यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस। ट्रीटमेंट में हम यही देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, एनसेड्स या हम स्टेरॉइड्स देते हैं। अगर रीनल है तो डायलिसिस करा लेंगे। बच्चे कितने रह गए हैं? अच्छा ठीक है यार, छोटी छोटी चीज़ों में हम टाइम ज़ाया कर देते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं बचता फिर। अच्छा, अगर तो कॉन्स्ट्रिक्टिव बात करते हैं कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की। हमने पहले पढ़ा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो पेरिकार्डियम की ना, उसकी वजह से पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस होगी। एक्यूटली फाइब्रोसिस नहीं होती, एक्यूटली इफ्यूजन होती है। और अगर इफ्यूजन हो के पेरिकार्डाइटिस की इन्फ्लेमेशन अगर कोई पेशेंट ने ट्रीटमेंट नहीं ली तो वो क्रोनिक में हो जाए तो वो फाइब्रोसिस हो जाती है, प्लस या कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। देखें, 2 चीज़ें हैं, क्रोनिक फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट विल बी अनेबल टू एक्सपैंड। ठीक है, जिसकी वजह से जो डायस्टोलिक फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और वही कॉजेज हैं। ठीक है, टीबी इज द मोस्ट कॉमन कॉज दो। ठीक है, इसलिए मैं बार बार टीबी कह रहा हूँ, बिकॉज इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसमें क्या होगा यार, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है तो कम होगा, उसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है तो ये हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, लेकिन डायस्टोलिक डिसफंक्शन है तो कार्डिक आउटपुट कम होगा और वीनस रिटर्न भी कम आएगा। तो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे, डिस्निया, ठीक है, पेरिफेरल एडिमा, जेवीपी डिस्टेंडेड। ठीक है, और ये पल्सस पैराडॉक्सिस तो हम पढ़ चुके हैं वो। ठीक है जी, आगे आओ जी मायोकार्डाइटिस पे। मायोकार्डाइटिस इज, नाम से लग रहा है मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है जी,
प्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी जी? इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? चेस्ट पेन, डिस्निया। अच्छा, मायोकार्डाइटिस बेसिकली जो है ना मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में प्रेजेंट करता है। साथ फीवर होगा उसको लाजमी तौर पे, ठीक है, फीवर इज अ मस्ट। डिस्निया और चेस्ट पेन हो भी सकती है, दोनों में से एक चीज लाजमी होगी, ठीक है। और टैकीकार्डिया होगा, एरिथमी, टैकी एरिथमिया कहते हैं इसे, टैकी एरिथमिया हो गए, ठीक है। ये 3 चीजें लाजमी होंगी। इसमें हमने यही देखना होता है, मायोकार्डाइटिस की इटियोलॉजी को ही हमने ढूंढना होता है कि वो इटियोलॉजी मिल जाए ताकि उसके फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करें, ठीक है। तो उसकी इटियोलॉजी में वायरल इन्वॉल्वमेंट है, बैक्टीरियल, पैरासाइट, फंगल, टॉक्सिन, ड्रग्स, ऑटोम्यून, कुछ भी करा सकती हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस की मल्टीपल कॉजेज हैं, ठीक है। वायरल आपके जो याद रखने वाली है, ठीक है, एक HIV है, ठीक है, एक कोविड-19 है और एक कॉक्साकी। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, 3 वायरस लाजमी याद रखने हैं, कॉक्साकी बी, HIV और कोविड, ठीक है, जो कि मायोकार्डाइटिस करा सकते हैं, जो हॉस्पिटल्स में आते हैं। पैरासाइटिक में हमने ट्रेपनोस, ये दोनों याद करनी है, ट्रेपनोसोमा क्रूजी और टॉक्सोप्लाज्मिक गोंडाई। साथ बैक्टीरियल आ गई, बैक्टीरियल में हमने माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अच्छा, टॉक्सिन में स्नेक वेनम है, अगर कोई ब्लैक विडो स्नेक का है उसका वेनम हो जाए, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। और मायोकार्डाइटिस की एक और हमने रोमेटिक फीवर भी कॉज पड़ी है। अच्छा, ड्रग्स हैं कोई जो कोकेन एडिक्ट होते हैं इस एज में, दे आर हाईली ससेप्टेबल टू मायोकार्डाइटिस, डेवलपिंग मायोकार्डाइटिस, कोकेन, ठीक है। और डॉक्सीरिबोसिन भी हो सकता है। तो बेटा कौन कौन से वायरस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं? कोक्साकी बी, COVID-19 एंड HIV। COVID-19, कोक्साकी बी। अच्छा, और ड्रग्स? डॉक्सीरिबोसिन एंड कोकेन। बच्चा है, स्नेक बाइट की हिस्ट्री दे रहा है, फीवर के साथ प्रेजेंट किया है, वो अरिथमिया के साथ प्रेजेंट किया है, चेस्ट पेन हो रही है उसे, ठीक है। तो ये क्या है? उसको मायोकार्डाइटिस की लाइन पे ट्रीट करेंगे, एक्यूट मायोकार्डाइटिस ट्रीट करेंगे, साथ उसको AS भी देंगे, एंटी स्नेक वेनम, साथ उसको मायोकार्डाइटिस की लाइन पे ट्रीट करेंगे। और ICU में सीरियल ECG निकालेंगे, ECG में एरिथमिया चेक करेंगे, ठीक है। अब ऑटोइम्यून कंडीशन में भी मायोकार्डाइटिस हो सकता है, जैसे SLE है, ठीक है, कावासाकी है। अच्छा, मायोकार्डाइटिस कैन लीड टू सडन डेथ, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है जी। उसके बाद एरिथमियाज चल सकते हैं ना, क्योंकि, ठीक है, बस यही आपने ध्यान में रखना। आगे आ जाते हैं जी कार्डिक ट्यूमर्स। कार्डिक ट्यूमर्स 2 तरह के हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है जी। अच्छा, जो सबसे कॉमन कार्डिक ट्यूमर है ना वो मेटास्टेसिस है, और वो भी कहाँ से? मेलानोमा से मेटास्टाइज होता है, ठीक है जी। अच्छा, जो प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर है ना अडल्ट में मोस्ट कॉमन, ठीक है, जो अभी तो मेटास्टेसिस के अलावा जो अपना हार्ट का ट्यूमर है सबसे कॉमन है मिक्सोमाज, ठीक है जी। मिक्सोमाज 90% जो है ना वो एट्रिया को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब लेफ्ट एट्रियम जो है ना, लेफ्ट एट्रियम, उसको मोस्ट कॉमनली जो है ना मिक्सोमाज इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो जो सर इसमें माइट्रल वाल्व कोलैप्स भी होता है? बिल्कुल, माइट्रल वॉल्व के ऊपर जो है ना वो मिक्सोमा ट्यूमर सा बन जाता है, ठीक है, और वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है फिर, ठीक है, बॉल वॉल्व ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं इसे, ठीक है जी। और इसके बाद इसके साइंस और सिम्टम में ये, एक तो इसमें आपने याद रखना है कि डायस्टोलिक मर्मर आएगा, ठीक है, और जैसे माइट्रल स्टेनोसिस नहीं होती, क्योंकि जो माइट्रल वॉल्व है ना उसको ये इन्वॉल्व कर रहा है लेफ्ट एट्रियम में, तो माइट्रल वॉल्व के ऊपर मिक्सोमा अगर बना हुआ है तो वो जो वॉल्व को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ना, वॉल्व को
ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो जैसे माइट्रल स्टेनोसिस की तरह वो भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसीलिए इसमें जो है ना डायस्टोलिक मर्मर भी आता है। ठीक है जी। एडल्ट्स में होता है मिक्सोमा। ट्यूमर प्रोड्यूसेस इंटरल्यूकिन 6। मिक्सोमास के 3 पॉइंट्स हैं। एडल्ट्स इन्वॉल्व लेफ्ट एट्रियम मोस्ट कॉमनली, जो माइट्रल वॉल्व है, एंड सब्सिक्वेंटली विल cause mitral stenosis like symptoms. Produces interleukin 6। ठीक है जी। Rhabdomyomas। ठीक है जी। सर इसकी प्लीज ट्रीटमेंट बता देंगे, मेरे पेपर में आई हुई थी एट्रियल मैक्सिमा को कैसे ट्रीट करते हैं। पेपर में आपके आई हुई थी, थ्योरी के पेपर में? नहीं सर, पार्ट 1 का जो पेपर है ना उसमें आया था, उसमें एक ऑप्शन था सर्जिकली, तो वो बता दें कि सर्जिकली करते हैं या कुछ कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन मिक्सोमा होता है। है, मिक्सोमा अगर बिल्कुल सर्जिकली ही करना है, मैंने कहा पता नहीं कोई डिटेल पूछ लिया सर्जरी की। सर्जिकल रिमूवल ऑफ मिक्सोमा। ठीक है, जो माइट्रल वॉल्व के ऊपर प्लॉप बना हुआ है, ट्यूमर प्लॉप, उसकी सर्जिकल एक्सcision करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगला है हमारा रैप्डोमायोमास में मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में होता है ये। ठीक है जी। और एक आपने याद रखना है, ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, और ये अनलाइक मिक्सोमास ये वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है मिक्सोमा और एब्डोमायोमा में? एडल्ट्स में कौन सा होता है? एडल्ट में कौन सा होता है? एडल्ट में Maxima in adults, rhabdomyomas, myxoma. चिल्ड्रन में कौन सा होता है? रैप्डोमायोमास। एट्रिया किस में इन्वॉल्व होते हैं? मिक्सोमा। वेंट्रिकल्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? Rhabdo. ठीक है, चलें ठीक है, इसको यार फिर ख़त्म करते हैं, ये हमारा ख़त्म हो गया है। आपने इस थ्योरी को पढ़ना है, जब तक आप रफ़ी से एमसीक्यूज़ नहीं करेंगे आपको याद नहीं होनी है। तो साथ ही लेक्चर शुरू हो जाता है रफ़ी का भी, तो आपको चाहिए कि आप साथ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें ताकि ये कंसोलिडेट हो जाए। अभी आपने इतना जो पढ़ा है 1.5 घंटा, आपने कोशिश करनी है कि अभी इसको एक रीड दे दें ताकि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सर कार्डिक टेम्पनार्ड में मुझे समझ नहीं आई लाइन, तो इसमें लिखा हुआ है सिस्टोलिक राइट एट्रियल कोलैप्स और डायस्टोलिक राइट वेंट्रिकुलर कोलैप्स, ये मुझे समझ नहीं आया था, आप रिपीट करेंगे? कार्डिक टेम्पोनार्ड फिर लास्ट में इसमें ये है कि जब पेरिकार्डियल फ्यूजन होगी, फ्लूइड विल बी अकोमोलेटेड अराउंड द हार्ट, ऑल अराउंड द हार्ट, ऑल ओवर द हार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि राइट एट्रियम सिस्टली के दौरान कोलैप्स होगा, वो कोलैप्स्ड रहेगा, और राइट वेंट्रिकल डायस्टली के दौरान कोलैप्स होगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। सिस्टली के दौरान एट्रिया कोलैप्स होगा और डायस्टली के दौरान वेंट्रिकल कोलैप्स होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कल शुरू करेंगे अगला यूनिट। ठीक है, और कल मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़। बहन की खुदी है भाई, मैं तो वक्त में पै गया यार, ये भी ऑडियो रिकॉर्ड हो गया।